हाय एवरीवन, वेलकम चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज हम लोग क्लास 11th का जो सेकंड बुक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो है सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट बुक को कवर कर लिया है, इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, जिसके अंदर हम लोगों ने सोशोलॉजी क्या होता है, सोशोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं सोशोलॉजी के, उनके क्या कंसेप्ट्स हैं, फैमिली, मैरिज, स्ट्रेटिफिकेशन और रिसर्च मेथोडोलॉजी किस तरीके से सोशोलॉजी के अंदर काम करता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हमने पहले इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी नाम के बुक में देख लिया है और उसको कवर किया है अच्छे से लाइन बाय लाइन। आज से हम दूसरा बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी को चैप्टर बाय चैप्टर हम कवर करेंगे। You will recall that the earlier book introducing sociology, class 11th, had begun with a discussion on the relationship between personal problem and the social issues. हम लोगों ने जो हमारा इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी था उसके अंदर जब हम लोग पढ़ रहे थे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, सी राइट मिल्स का कंसेप्ट, उसमें हम लोगों ने देखा था जो एक पर्सनल प्रॉब्लम और सोशल इश्यूज में क्या डिफरेंसेस है। जब हम किसी भी चीज़ को माइक्रो लेवल पे देखने की कोशिश करते हैं तो वह हमें एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम के रूप में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो हमें लगता है जो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास जो है सो अच्छा एजुकेशन नहीं है, इसलिए उसके पास जॉब नहीं है, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसने जिस चीज़ में उसको काम करना था वह उस तरीके का उसने एजुकेशन नहीं लिया, इसलिए उसके पास जॉब नहीं है, या वो जॉब करना नहीं चाहता इसलिए उसके पास जॉब नहीं है। लेकिन जब हम उसी प्रॉब्लम को एक वाइडर रेंज में देखने की कोशिश करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है वो एक पब्लिक इशू, एक सोशल इशूज़ के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी के अंदर सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन नाम के कंसेप्ट के अंदर इसको कवर किया था, जो पर्सनल प्रॉब्लम और सोशल इशूज में क्या डिफरेंसेस है। वी ऑल्सो सॉ हाउ इंडिविजुअल्स आर लोकेटेड विद इन कलेक्टिविटीज सच एज ग्रुप, क्लासेस, जेंडर, कास्ट एंड ट्राइब्स। इंडीड ईच ऑफ यू इज अ मेंबर ऑफ नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ कलेक्टिविटी बट मेनी ओवरलैपिंग वंस। इसके बाद हम लोगों ने कवर किया जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो पहले एक इंडिविजुअल हैं। जब 2, 4, 5 इंडिविजुअल मिलते हैं आपस में और उनका कोई कॉमन गोल हो तो वो एक ग्रुप बन जाते हैं। वो ग्रुप एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कशन करने का ग्रुप हो सकता है, किसी जगह को साफ़ करने के लिए जो है सो वो पर्टिकुलर कुछ लोग आपस में मिल गए जो उनका गोल हो इस जगह को हमें साफ़ करना, यानी क्लीनिनेस के लिए हो सकता है, या फिर वो ग्रुप किसी दूसरे गोल को अचीव करने के लिए हो सकता है। वही ग्रुप जब मल्टीपल ग्रुप्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक क्लास का फॉर्म कर लेते हैं, कुछ जैसे कि मेल हो गए, फीमेल हो गए, यानी जेंडर के आधार पर डिफरेंट, यानी वही जो ग्रुप के पीपल हैं, वही जो इंडिविजुअल हैं, जब आपस में कलेक्ट होते हैं तो वो ग्रुप बनाते हैं, यानी वो अलग अलग बेसिस पे वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर गोल्स वो डिफरेंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक क्राइटेरिया वो डिफरेंट क्लास को क्रिएट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ वो डिफरेंट जेंडर के अंदर आ जाते हैं। कुछ सोशल स्टिग्मा उसके अंदर वो कास्ट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ट्राइब्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सिर्फ एक ग्रुप का मेंबर नहीं होता बल्कि वो मल्टीपल ग्रुप का मेंबर होता है। वो एक कलेक्टिविटी का मेंबर नहीं होता बल्कि वो मल्टीपल कलेक्टिविटी का मेंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, लेकिन उस डॉक्टर होने से पहले वो किसी एक फैमिली का मेंबर है। उस फैमिली में अगर जो है उसके पेरेंट्स हैं तो उसके लिए वो एक सन है, अगर उसका कोई सन है तो उस सन के लिए वो फादर है, वाइफ के लिए वो हस्बैंड है, यानी एक फैमिली के ही अंदर वो मल्टीपल रोल को निभा रहा है, मल्टीपल रिलेशन को वो जी रहा है। और जब वो अपने फैमिली से निकलता है तो सोसाइटी में उसके कुछ रोल हैं, जब वो अपने वर्क प्लेस पे जाता है तो वहाँ पे उसके कुछ अलग रोल हैं। यानी एक ही मेंबर जो है डिफरेंट ग्रुप्स का, एक ही इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट ग्रुप का मेंबर हो सकता है। वो एक फैमिली का भी मेंबर है, एक सोसाइटी का भी मेंबर है, एक हॉस्पिटल का भी मेंबर है, एक कंट्री का भी मेंबर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो लोगों का जो रोल्स हैं वो ओवरलैप्ड है, यानी एक ही इंडिविजुअल मल्टीपल रोल को जीता है। For instances, you are a member of your own peer groups, your family and kin, your class and gender, your country and
region. Each individual thus has a specific location in the social structure and social stratification system. इस तरीके से हम कह सकते हैं जितने भी इंडिविजुअल हैं उनका उसके सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, उसके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन है जो वो इंडिविजुअल उस जगह पे लोकेट करता है। यानी जो हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है, अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन जैसे कि क्लास के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे अगर हम देखें तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो होगा वो कहीं ना कहीं से बिलोंग कर रहा होगा, उसी या तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होगा या पर्टिकुलर किसी रीजन का होगा, किसी ग्रुप का मेंबर होगा, यानी उसी स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं वो लाइक कर रहा होगा। वो जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पर्सन इंडिविजुअल लाइक कर रहा होगा। इसलिए कहते हैं कि ईच इंडिविजुअल दस हैज़ अ स्पेसिफिक लोकेशन, यानी एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा उसका, यानी एक पर्टिकुलर जगह पे वो उस सोसाइटी का जो है सो वो मेंबर होगा। In the social structure and the social stratification system, this also implies that they have different levels and types of access to the social resources. और जैसा उसका स्पेसिफिक लोकेशन होगा उसके स्ट्रेटिफिकेशन में, उसके सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ वो लाइक कर रहा होगा, उसके आधार पे उसका जो सोशल रिसोर्सेस हैं उसको वो कह सकते हैं उसका एक्सेस होगा उसके पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंडिविजुअल इकोनॉमिकली बहुत साउंड है तो वो डिफरेंट सोशल रिसोर्सेस जो हैं, जैसे कि एग्जांपल वो अच्छा एजुकेशन ले सकता है, उसके पास अच्छे जो है सो लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे। लेकिन अगर उस पर्सन का लोकेशन उसके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, उसके सोशल स्ट्रक्चर में बिलो है तो उसके पास जो है सो पॉवर्टी हो सकती है, उसके पास अच्छा एजुकेशन नहीं हो सकता है, उसके पास बहुत सारी जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं उसके लिए भी उसको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो एक इंडिविजुअल का जो स्पेसिफिक लोकेशन होगा उसके सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, उसके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम के अंदर, वो डिसाइड करता है मोस्टली कि उसको कितने सोशल रिसोर्सेस का एक्सेस मिलेगा। In other words, the choice of individual has in life in terms of the school he or she goes to, or if she or he goes to school at all, would depend on the social stratum that she or he belongs to. Likewise with the clothes she or he gets to wear, the food she or he consumes, the leisure opportunities she or he avails, the health access she or he has, that is his or her lifestyle in general. As in the case of social structure, social stratification constrains individuals' action. इसमें ये बताया गया है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो लोकेशन होगा, स्पेसिफिक लोकेशन होगा उसके सोसाइटी के अंदर, उसके सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, वो डिसाइड करेगा कि उसको कितने रिसोर्सेस का एक्सेस मिलेगा सोसाइटी के अंदर। और उस रिसोर्स और वो चीज़ें जो होंगी, उसका सोशल लोकेशन जो होगा, उसका स्पेसिफिक लोकेशन जो होगा, वो उसके लाइफ स्टाइल को डिसाइड करता है। वो क्या पहने, वो क्या खाए, वो कहाँ जाए, वो किस जगह पे पढ़े, वो किस तरीके के हेल्थ फैसिलिटी को अवेल कर सके, ये सारी ही चीज़ें उसका लोकेशन, उस इंडिविजुअल का जो स्पेसिफिक लोकेशन है, उसके उस जो स्ट्रेटा है जिस सोसाइटी के अंदर वो रह रहा है, वो डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल कैसा होगा। चूँकि हम लोगों ने पहले पार्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हमारा सोसाइटी होता है वो एक इंडिविजुअल को कंस्ट्रेन करता है, वो एक इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है। जब हम लोगों ने सोशलाइजेशन पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था जो किस तरीके से थ्रू सोशलाइजेशन एक इंडिविजुअल को जो है वो सोशली कंट्रोल किया जाता है कि वो किसी भी चीज़ को नहीं कर सकता है। किस तरीके से हमारा सोसाइटी जो है एक इंडिविजुअल को किसी भी चीज़ को करने से रोकता है, एक कंस्ट्रेंट पैदा करता है। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने इससे पहले जो इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी है उसके अंदर पढ़ चुके हैं। वन ऑफ द सेंट्रल कंसर्न्स ऑफ द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैज़ बीन टू अंडरस्टैंड द dialectical relationship between the individual and society. You will recall C. Wright Mill's elaboration of the sociological imagination that seeks to unfold the interplay between an individual's biography and a society's history. It is towards understanding this dialectical relationship between the society and individual that we need to discuss the three central concepts of structure, stratification and social process in this chapter. इससे पहले हम लोगों ने जब हम सी राइट मिल को देख रहे थे, जब उनका जो कंसेप्ट है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा जो किस तरीके से इंडिविजुअल यानी बायोग्राफी, सोसाइटी
और हिस्ट्री आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि जो इंडिविजुअल आज है वो उस जिस सोसाइटी में वह रह रहा है, वो जो इंडिविजुअल जो कुछ भी कर रहा है उसका वो उस बायोग्राफी हो गया, और वो जो कुछ भी कर रहा होगा वो पर्टिकुलर किसी न किसी सोसाइटी से आ रहा होगा, और वो जो भी चीज़ें कर रहा है अपने डे टू डे लाइफ में वो कहीं ना कहीं किसी से प्रभावित होकर आ रहा होगा। उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे वो उसके जो वंशज होंगे वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को उनसे सीख रहा होगा। यानी उस एक इंडिविजुअल पे उसके हिस्ट्री का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। और जितने भी सोसाइटी होंगे उनका कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगा। कोई एक सोसाइटी एक दिन में नहीं बनता है, उसको बनने में लंबा समय लगता है। धीरे धीरे सोसाइटी इंडिविजुअल इवॉल्व होता है। तो जो सोसाइटी है उसका कुछ मतलब हिस्ट्री होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं सोसाइटी, हिस्ट्री और एक इंडिविजुअल के बायोग्राफी में एक रिलेशनशिप होता है। तो जब हम डायलेक्टिकल रिलेशनशिप को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल प्रोसेस के बारे में। In the next few chapters, we then move on to how social structure in rural and urban societies are different, to broader relationship between environment and society. In the last two chapters, we look at Western social thinkers and Indian sociologists and their writings that would help us further understand the idea of social structure, stratification as well as the social process. यानी इसमें ये एक इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर हमें ये सब बताया गया है कि हमने पिछले बुक में क्या सब पढ़ा, और ये जो हमारा नया बुक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, इसमें हम क्या सब पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सोशल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो रूरल और अर्बन एरिया में डिफरेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सोसाइटी से क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट का जो हमारा 2 चैप्टर होगा उसमें हम सोशल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जो शुरू हुआ वो वेस्टर्न कंट्री में शुरू हुआ, तो हम वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ का नाम हम पहले से जानते हैं, सी राइट मिल्स हो गया, अगस्त कॉम्टे हो गया। अगस्त कॉम्टे वो पर्सन जिसने कि सोशोलॉजी को शुरू किया। ये टर्म जो है सोशोलॉजी, ये टर्म भी क्वाइंट किया गया अगस्त कॉम्टे के द्वारा ही। हम डुरखाइम के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम एंद्रे बेटे के बारे में पढ़ेंगे, जीएस घुरे के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे अदर सोशोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। The central question that this chapter seeks to discuss is to what extent the individual constraints by and to what extent she or he is free of the social structure. और ये जो हमारा पहला चैप्टर होगा इसमें हम क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जो किस हद तक एक इंडिविजुअल का जो लाइफ है वो फ्री होता है एक सोसाइटी में रहते हुए, और किस हद तक हमारा जो सोसाइटी होता है, हमारा जो सोशलाइजेशन होता है वो एक इंडिविजुअल को रोकता है किसी चीज़ को करने से, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट पैदा करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को लेने से। टू व्हाट एक्सटेंट डज वंस पोजीशन इन सोसाइटी और लोकेशन इज द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम गवर्न इंडिविजुअल चॉइस। Do social structure and social stratification influence the manner people act? Do they shape the way individuals cooperate, compete and conflict with each other? फिर उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हमारा जो पहला चैप्टर होगा, कि किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो एक इंडिविजुअल को कोई भी जो डिसीजन वो लेता है वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन है, वो उसका फ्री डिसीजन है, या फिर किसी न किसी तरीके से वो सोसाइटी उसके डिसीजन को शेप कर रही है। इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो उसी सोसाइटी में रहते हुए एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, compete करता है, और किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रिसोर्सेस के लिए उसका उसी सेम सोसाइटी से कन्फ्लिक्ट होता है। इसके बारे में हम चैप्टर में डिटेल्स से पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी डील ब्रीफली with the term social structure and social stratification. You have already discussed social stratification in some detail in chapter 2 of the earlier book Introducing Sociology, class 11th. We then moved on to focus on 3 social processes, namely cooperation, competition and conflict. In dealing with each of these processes, we shall try to see how social structure and stratification impinge themselves on the social process. In other words, how individuals and groups cooperate, compete and conflict depending upon their position
विद इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को देखेंगे, सोशल प्रोसेस को देखेंगे, जो किस तरीके से जो इंडिविजुअल है वो अपने स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर रहते हुए, अपने स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए आपस में कोऑपरेट करते हैं, कम्पीट करते हैं और कन्फ्लिक्ट होता है आपस में उन लोगों के बीच। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन था, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो हमारा चैप्टर है सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रैटिफिकेशन, इसके बारे में हम डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम नए लेक्चर में चैप्टर को कवर करना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।